सो गाइज ये जो चीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अब मुझे भी नहीं पता है कि कितना घंटा लगेगा, पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं पता। बस मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पूरा लास्ट तक बने रहना और पूरा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और ये जो कमेंट बॉक्स में कर रहे हो ना भाई, ये बिल्कुल मत करना, बस अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से फोकस करके जाना। क्योंकि आज हमारा टारगेट रहेगा कि पूरा फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर तक के पूरे एमसीक्यू, पूरे 1 मार्क्स से क्वेश्चन सभी कुछ हम सॉल्व करवाए। और गाइस बीच में या लास्ट में एक चीज और बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि अगर कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो पर अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं जो चीजें बताऊंगा प्लीज उसको ध्यान देना और सुनना, इसलिए वीडियो को एक भी पार्ट मिस मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सबसे पहले एमसीक्यू, देन इसके बाद इसी के अंदर 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके, और इस वीडियो का टारगेट लाइक मुझे लगता है फटाफट फटाफट आपको लाइक करना चाहिए। और मुझे लगता है इस वीडियो का टारगेट लाइक 5,000 तो लाइक होना चाहिए और 2-3 हज़ार तो कमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके प्रदीप सर इतनी बेहतरीन चीज आप लोगों के लिए लाए और ये मेहनत तो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो देखो सबसे पहले, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19 इफ x = 1 is taken then what will be the value of y। और एक चीज और गाइस, ये जो सॉल्व किया हुआ, जो मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसका भी मैं ट्राई करूंगा। अभी मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ट्राई करूंगा मैं इसका पीडीएफ अपने ऐप पे अपलोड कर दूं फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना। पर अगर ये हो सकता है क्योंकि ये जाते जाते रफ भी हो जाता है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसके भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना। साथ में लिख लिख के सॉल्व करते हुए अभी के अभी खत्म कर दो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले गाइस क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमें x = 1 की वैल्यू दी है और हमसे क्या पूछा है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको फटाफट फटाफट आना चाहिए। ये देखो, अभी x = 1 है, तो x = 1 हमने रखा 19, 4 1 = 4 + 5y = 19। 4 उस साइड गया, तो 19 में से 4 अगर माइनस होता है तो आप सभी को ये बात पता है कि 19 में से अगर 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 5y और 19 में से 4 माइनस हुआ तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड का तो डिवाइड हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो y = 3 आ गया। ओके, तो ये हमारे y की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द इक्वेशन विद द वेरिएबल x एंड y, if dx = 26, dy = -39 and d = 13 and then x = क्वेश्चन मार्क। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, हो सकता है आपकी दिल की भावना मैं समझ पा रहा हूँ, आप बोलोगे सर एकदम समझ जा रहे हो कि आपको क्या ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो भाई बिल्कुल दिखाना नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है। बट गाइस आपको पता है कि एमसीक्यू जो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनको हम सॉल्व करके चेक करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या लिखा हुआ है भाई, एक बार लिख देता हूं क्या लिखा हुआ। dx इक्वल कितना लिखा है, 26। देन इसके बाद dy = -39 एंड d = 13। और हमसे क्या पूछा, x। देखो इसमें अब हमें घुमाने का काम किया है। x = आप सभी को पता है क्रैमर्स रूल के हिसाब से dx/d होता है। अब हमें dx की वैल्यू ऑलरेडी दी है 26 26/d, 13 1 = 13, 13 2 = 26, x = 2। तो गाइस देखो मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो आंसर आ गया a = 2 आ गया। तो चलते आगे, अगला क्वेश्चन, उसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो गाइस देखो क्लियर कट अपने को दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसको एक बार डायरेक्ट, देखो हमारा दिमाग भी उस तरह से चलना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हमारा अच्छा खासा होना चाहिए। कौन सा इसके अंदर से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, कौन सा है। तो देखो अब आपको पता है जिसके अंदर x और y दिया हुआ है, x और y की वैल्यू है, तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर पे यहाँ y दिया गया है, तो इसकी तो कहानी नहीं है। तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो इसमें सॉल्व करने की बात ही नहीं, डायरेक्ट आप ये लिख दोगे। वैसे तो मैं एक साइड x को करता, एक साइड x और y को, नंबर को एक साइड करता, बट वैसे दिखाई दे रहा है। देखो इसमें भी स्क्वायर है, उसमें भी स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और इसमें डिनोमिनेटर में y दिया होते तो है ही नहीं, तो बचा c। हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल।
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 6y इक्वल 12। मतलब कहने का मतलब ये देखो 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, मतलब कि हमें x और y की कौन सी ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो सॉल्यूशन नहीं है। मतलब x और y, ये हमारा मान लो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं 3x प्लस 6y, मतलब x और y की जगह पे पुट करने के, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आंसर आता है तो जो हमें आंसर आ रहा है वो बोलेंगे सॉल्यूशन है। मतलब यहां भी 12 आना चाहिए, पर हमें क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। तो अगर हम देखें नॉट द सॉल्यूशन, देखो अगर मैं एक ऐसे पुट करके आपको बस दिखा देता हूं, ये देखो 8 को मैं पुट, यहाँ x, ये x होता है आगे वाला, ये पीछे वाला y होता है। 8 3 जा 24 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, तो ये देखो 12 आ जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है, पर अपने को क्या निकालना है, नॉट द सॉल्यूशन। तो नॉट द सॉल्यूशन के लिए हम लेते हैं ये फिर से लेफ्ट हैंड साइड, और हमारा इतना हमारे पास टाइम नहीं होता इतना सब सॉल्व करने का, समझ में है, तो दिमाग डायरेक्ट चलना चाहिए। तो ये डायरेक्ट दिख रहा है, देखो ये x है और ये y है, तो 3 3 जा 9, 6 1 जा 6, 3 3 जा 9, 6 1 जा 6, 9 6 कितना हो गया 15। तो देखो इस साइड वाला 15 आ रहा है ना, 12 आना चाहिए था। तो ये हमें पूछा नॉट द सॉल्यूशन, आंसर उल्टा पूछा हुआ है, नॉट द सॉल्यूशन। तो 3 and 1 ये हमारा क्या, नॉट द सॉल्यूशन, मतलब पुट करने का इसका 12 नहीं आ रहा और यही हमसे पूछा है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये। आगे चलते हैं सॉरी। अब 3 दिया हुआ, 2 दिया, 5 दिया हुआ, x इक्वल टू 2, मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना और यहाँ x की वैल्यू। तो क्या लिखा हुआ, फिर से मैं यहाँ लिख दूं y और x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट के टाइम आप सभी को पता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5 2 जा 10 इक्वल, ओके, तो माइनस 10 इक्वल की साइड गया तो प्लस 10 हो गया, तो 2 10 12 हो गया, और ये दोनों ये डिवाइड होगा तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ओके। तो क्लियर, अब मेरे ख्याल से डाउट एकदम निकल गया होगा। अब x इक्वल टू 4 मिल गया, अब तो x इक्वल टू 4 अपना कौन सा आ गया, ये हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर इक्वेशन 5x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल 0 एंड 2x प्लस 4y इक्वल -10 देन फाइंड d। पहले मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 5x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल 0, और दूसरा तो मैं इसको इस साइड ले लेता हूँ, जनरली हम लोग इक्वेशन इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये मैं इसको ले लिया, और ये जो दूसरा इक्वेशन दिया ये क्या दिया, 2x प्लस 4y इक्वल -10। अब देखो मेरा, जिसने इसने वीडियो देखा होगा तो मेरा ग्रामर स्कूल को कराने का तरीका थोड़ा अलग है। अब मैं बोलूंगा आप लोगों को जाके प्लीज एक बार देखो, जिससे आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा डी के लिए, आपने को डी फाइंड करना है, डी के लिए ऐसा लेता हूँ A B C D ऐसा लेता हूँ। आप बोलोगे यार मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, ये डी होता है, और ये पहला वाला ई होता है और ये वाला एफ होता है। इस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ। ए बी, जो पहला इक्वेशन दिया रहा था वो ए बी और नीचे वाला सी डी, और ये इसका जो नंबर है कांस्टेंट है वो ई और नीचे वाला एफ। अब मैं बस इसका जगह वैल्यू पुट करूंगा। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी दी है 3, देन सी की वैल्यू कितनी दी है 2 एंड डी की वैल्यू कितनी दी है 4। अब 5 इंटू 4 3 into 2, 5 4 20, 3 2 6, 20 minus 6 14। देखो 14 है इसके अंदर है, तो हमारा आ गया ये वाला आंसर आ गया। अब चलते आगे, अगला क्वेश्चन। थोड़ा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को दिख ना रहा हो। ओके, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ 49x minus 57y equal 172 and 57x minus 49y equal to 52 then find x plus y। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बड़ा से एक बार इक्वेशन, और
49x माइनस 57y इक्वल 172। देन इसके बाद 57x माइनस 49y इक्वल 252। और अपने को क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई फाइंड करना है ना, x प्लस वाई। तो आप दिमाग चलाना पड़ेगा कि ये देखो माइनस है ना यार, ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको कैसे ना कैसे करके चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो एक ही है, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। एक सिंपल सा तरीका मैं अपनाता हूं, मैं हमेशा ऐसा करता हूं, जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर ले लेते हैं, छोटे नंबर को नीचे ले लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं। तो बड़ा वाला नंबर ये है, बड़ा वाला इक्वेशन ये है, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। 57x माइनस 49y इक्वल 252। और छोटा वाला जो इक्वेशन है 49x माइनस 57y इक्वल 172। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जब भी माइनस करते हैं, आप सभी को पता है अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का प्लस, ये भी माइनस है, ये भी प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर 17 में से अगर हमारा 9 माइनस होता है, 7 8 9, तो हमारा क्या कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये जो होगा, अभी ये 4, क्योंकि यहाँ से एक कैरी लिया तो 4 माइनस 4 0 हो गया, और ये x हो गया। और बिगर नंबर को प्लस का साइन था। अब देखो अगेन प्लस माइनस माइनस, फिर से 57 में से 49 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8। और बिगर नंबर को प्लस का साइन था, इसलिए प्लस आ गया, और यहाँ वेरिएबल y। ओके, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। अगेन गाइस 15 में से 7 माइनस होगा तो 8 बचेगा, और ये तो 0 हो गया। 2 में से 1 गया, इसने 1 इसको दे दिया तो 0 बचा, तो 80 हो गया। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इक्वेशन बन गया 8x प्लस 8y इक्वल टू 80। अब हम क्या करते हैं पता आपने, क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए ना, ओनली x प्लस वाई चाहिए। तो हम दोनों में से 8 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ देखो x प्लस वाई इक्वल 80। अब 8 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि अपने को बस x प्लस वाई चाहिए था, x प्लस वाई चाहिए। तो ये 8 उसके साथ नहीं चाहिए, 8 हमने कॉमन निकाला, तो 80 अपॉन 8, 80 अपॉन 8, 8 10 80। देयरफॉर ये देखो, देयरफॉर x प्लस वाई, 8 1 8 और 0 हो गया हमारा। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो 10 का आंसर क्या है, ये देखो। क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगला इसको भी थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू इज। अब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अपने से पूछा है कि इसके अंदर कौन सा हम पुट करेंगे, इसके अंदर कौन सा पुट करेंगे कि आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आए, मतलब इधर का भी आंसर 2 आए। देखो 2x माइनस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। इसके अंदर हम कितना पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आए। तो अगर हम ध्यान दें, तो अगर मैं इसको ही पुट करता तो डायरेक्ट दिख रहा है, x की जगह, तो ये x होता है, ये y होता है, तो x की जगह पे 2 और y के जगह पे भी 2 दिया हुआ है। तो 2 2 द 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आ गया, आगे कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन कौन है, ये वाला। मतलब सॉल्यूशन जब भी पूछा तो ये पुट करने के, बाकी सब पुट करके देखो चेक करो आंसर नहीं आएगा, बट ये पुट करने के बाद यहाँ भी 2 आया, तो हम बोल सकते हैं कि 2, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आगे फिर से इसको मैं बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा छोटू सा बड़ा कर लूँ। क्या लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 10 एंड x प्लस वाई इक्वल 70। ओके, सॉल्यूशन x माइनस वाई इक्वल 10 और x प्लस वाई इक्वल 70। अब देखो गाइस सिंपल सा, अब हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन पूछा है ना अपने से खुद से पूछा है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये दोनों वेरिएबल के अपोजिट साइन है, और कोएफिशिएंट भी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और साइन भी अपोजिट है। जब भी साइन अपोजिट रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मैंने y को देखा, x को देखता तो मुझे माइनस करना पड़ता, पर मैं y को देख रहा हूँ तो दोनों का साइन अपोजिट है, इसलिए मैंने इक्वेशंस को ऐड किया। 1x 2x और ये गया 70 और 10 कितना हो गया, 80 हो गया। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो 80 डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया।
x की वैल्यू 40 आ गई। अब गाइस दूसरा x की वैल्यू 40 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी हो, y की वैल्यू। तो पुट x इक्वल टू 40 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सा दिया ये, x प्लस वाई इक्वल 70। अब x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस वाई इक्वल 70। अब 40 इक्वल के साइड गया, और 30। तो देखो आंसर क्या, x 40 एंड y 30। x 40 एंड y 30, तो हमारा आंसर क्या आ गया ये। ओके ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो कितने सारे मस्त एकदम अच्छे से, अगर आप लास्ट तक बने रहोगे ना यार, आपको मजा आ जाएगा। ये जो कर रहे हो ना अभी बाबू सोना वो ना, ये सब मत करो यार, पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छा मजा आएगा इसके अंदर। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, और इसके बाद ये क्या है 4x dy इक्वल टू -11। ओके, जैसा मैं करवाता हूं आप सभी को अगर याद होगा, नहीं होगा तो एक बार क्रैमर्स रूल मेरा वाला देख के आपको मजा आ जाएगा। इसके अंदर हमें हमेशा EF लिखता हूं और ये क्या लिखता हूं BD लिखता हूं। प्लीज एक बार ये वीडियो के बाद मेरा क्रैमर्स रूल वाला वीडियो जरूर एक बार देख लेना। अब EF और BD किधर है, मैं हमेशा ये वाले को A बोलता हूँ, देन B बोलता हूँ, ये C D E F। अब dx, अगर dx की वैल्यू पुट करूं, e की वैल्यू कितनी दी है, e देखो 19 है, f कितना है -11 है, -11 ही है ना, आप देख लो। देन इसका b कितना है 3 है, एंड d कितना है -3 है। ओके, एक बार ध्यान से देख लो नंबर, हाँ हो गया। अब मैं इसको सॉल्व इधर कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास उधर जगह नहीं है। 9 आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस बीच में इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के बीच में माइनस होता है। पता है इन माइनस के चक्कर में ये इक्वेशन के बीच का माइनस भूल जाते हैं। 19 3 57 और प्लस माइनस माइनस। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, 11 3 33। अब प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। और क्योंकि प्लस माइनस माइनस करना है ना, आपको दिख रहा हो प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और बिगर नंबर को माइनस कर सकेंगे। -24 दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया, एकदम सिंपल सा। बस अगर ध्यान दोगे ना, ये दो इक्वेशन के बीच में माइनस है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 3 33 प्लस माइनस माइनस 57 में से 33 अगर माइनस करेंगे तो -24 बचेगा। इसके बाद आगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, वाह वाह MCQ खत्म। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया। 1 मार्क्स क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो। स्टेट विथ रीजन whether the equation 3x square minus 7y equal 13 is a linear equation 2 variable। 3x square minus 7y equal 13, क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो 2 दिया हुआ है। आपको पता है ये है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोला है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट इंडेक्स 2 होता है, समझ में आया? तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला, आगे थोड़ा इसको हम बड़ा कर दें, भाई ज्यादा बड़ा हो गया। शो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल x एंड y, टू नंबर्स डिफर बाय 3। अब दोनों नंबर के बीच का, अगर मान लो x जो नंबर, हमें नंबर यहाँ पता नहीं है, तो पहले कंडीशन में जो नंबर दिया हो उसमें x इज ग्रेटर देन y अगर है, तो हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस यहाँ देखो लिखा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर बाय 3। पर एक और कंडीशन हो सकता है, इफ y इज ग्रेटर देन x, अगर y x से बड़ा है तो हमारा क्या आ जाएगा, y पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा, और दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे बस एक ही लिखते हैं, और हमें थोड़ी पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन लिख दिया। इफ x इज ग्रेटर देन y देन x माइनस वाई इक्वल टू 3। इफ y इज ग्रेटर देन x तो क्या होगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। क्लियर? अब आगे चलते हैं। फॉर द इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल 20, फाइंड y when x इक्वल टू 0।
फाइंड y, ओके y हमें फाइंड करना, y फाइंड करना, और x इक्वल टू 0 दिया है। क्या बात है, x इक्वल टू 0 दिया है। ये 4 0 0। अब देखो ये दोनों के जो मल्टीप्लीकेशन इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 4। ओके, अगला क्वेश्चन, राइट एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमें कोई सॉल्यूशन देना है कि x और y को प्लस करने पे 7 आए, तो ऐसा भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2। देखो 5 प्लस 2 कितना होता है 7। अपने को दो सॉल्यूशन दिया है ना, लिख दो यार, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 1, हो गया ना, सिंपल सा। डिसाइड वेदर 0 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें से पूछा है कि 0 एंड 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है क्या, प्रूफ कर देते हैं। तो चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो 5x प्लस 3y। अब x की वैल्यू कितनी दी है, 0 दी है, तो हम x की जगह पे 0 रख देते हैं। और y की वैल्यू कितनी देखो, ये x होता है, ये वाला y की वैल्यू होती है। 5 0 0 एंड 3 2 6, वो आ गया 6। तो हम लास्ट में लिख देंगे यस 0 एंड 2 इज द, क्योंकि देखो इक्वल टू 6 ना, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। याद रखो ये ऐसा लिखना रहता है आपको, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर पूछा है तो ये सिस्टमैटिक ऐसा होना चाहिए। राइट एनी टू, थोड़ा हम इसको बड़ा कर दे, कभी कभी हो सकता है मैं बड़ा करना भूल जा रहा हूँ, इसको अगर आपको दिख नहीं रहा तो अगर बड़ा कर देता हूँ, तो सॉल्व करने के टाइम भूल गया, बट देख लेना आप, देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या लिखा हुआ, राइट एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी इक्वल -3, a माइनस बी इक्वल 3। तो गाइज अगर मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो हमें क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इक्वल -3, मतलब a और b में ऐसा कुछ पुट करना है जिसका आंसर -3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी, ओके। अब a के जगह पे इफ a इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, a इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1, और b इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 4। ओके, तो देखते हैं, पहला पुट करके देखते हैं हमारा आंसर आता है। वैसे आपको पुट करके एक बार देख देना चाहिए, या तो सॉल्यूशन लिखोगे तो भी चलेगा, हम लोग पुट करके एक बार देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी, हमारा -3 आंसर आना चाहिए, तो a इक्वल टू 1 लिया है, b इक्वल टू 4 लिया है, तो देखो गाइस -3 आ गया। तो पहला सॉल्यूशन हमने कर दिया। और एक और सॉल्यूशन, यानी 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन बताना है, तो दूसरा a इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं हम 2 और नहीं 1 ले लेते हैं, और b इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ये -1 ले लेते हैं। ओके, अब देखो एक बार, तो हम यहाँ पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी, a इक्वल टू -1 है और b इक्वल टू 2 है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 और 1 3, तो -3, ये हो गया दोनों इक्वेशन। a इक्वल टू -1 लिया था और b इक्वल टू 2 था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन, तो ये दोनों सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया। 2 सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, तो वो हमने वहाँ पुट कर दिया और हमारा आंसर इक्वल टू -3 आ गया। अब चलते आगे, अगला क्वेश्चन, dx इक्वल टू 24 एंड x इक्वल टू -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। देन हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमें क्या लिखा हुआ है, ये x वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्रैमर्स रूल का, dx अपॉन d। अब हमें जो जो दिया हुआ है उसके जगह पे रखते हैं, x के जगह पे -3 दिया हुआ है, dx के जगह पे, dx हमेशा ऊपर लिखते हैं, 24 दिया है, और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो d डिवाइड में इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 अपॉन -3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, -3 इक्वल की साइड लाते हैं तो प्लस कर देते हैं। भाई ये डिवाइड में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, डिवाइड में आ रहा है, ये प्लस माइनस हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये ऊपर था इसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो वैसे का वैसा ही साइन आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8, 3 8 24, और ये माइनस का साइन, तो d इक्वल टू -8।
तो डी इक्वल टू हमारा कितना आंसर आ गया, -8 आ गया। अब चलते आगे। अब क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द बुक इज 5 रुपीज मोर देन द टॉइस द कॉस्ट ऑफ पेन, शो दिस यूजिंग लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ बुक्स x एंड कॉस्ट ऑफ पेन y। अब देखो कॉस्ट ऑफ बुक y लिया हुआ है, इसको थोड़ा अगर मैं बड़ा कर दूं, हो सकता दिख नहीं रहा हो, दिख रहा है, हाँ थोड़ा और बड़ा कर दूं। द कॉस्ट ऑफ बुक इज 5, द कॉस्ट ऑफ बुक इज 5, तो कॉस्ट ऑफ बुक्स को हमने क्या लिया, x लिया है, x मैंने यहां लिख दिया, इक्वेशन हमें फ्रेम करना है। देखो द कॉस्ट ऑफ बुक, तो कॉस्ट ऑफ बुक्स को क्या लिया, x लिया है, इज मतलब इक्वल होता है, इक्वल लिख दिया, 5 रुपीज मोर, 5 रुपीज मोर मतलब +5, ओके। देन टॉइस द कॉस्ट ऑफ पेन, टॉइस द कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, y है, ये देखो बन गया इक्वेशन। बस एकदम सिंपल सा, और आराम से 1 मार्क्स मिल गया भाई, कुछ नहीं है। तो देखो कॉस्ट ऑफ बुक्स, क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ बुक्स x इज मतलब इक्वल 5 रुपीज मोर, मोर मतलब प्लस, वो मोर नहीं, 5 रुपीज मोर मतलब +5। अब टॉइस द कॉस्ट ऑफ पेन, टॉइस द कॉस्ट ऑफ पेन, टॉइस मतलब डबल, और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या लिया, y, हो गया इक्वेशन, बस यही बनाना था। आगे अगला क्वेश्चन, a/4 प्लस b/3 इक्वल 4, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को बनाना है। तो कुछ नहीं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3a हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को, 4b हो गया, और ये दोनों को एक दूसरे के साथ, पता ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, और दोनों को एक दूसरे के साथ, तो 3a 4b, और ये दोनों को 4 3 साथ 12। अब ये डिवाइड में इक्वल के साथ तो मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं, नहीं तो ये तो इसमें तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन अपने को देखना है। हाँ अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ये तो एक झटके में कर सकते हैं, बट अभी हमारा फोकस 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला। इसमें क्या दिया हुआ है, फटाफट पहले मैं इसको बड़ा कर दूं, बड़ू सा कर दूं, चलो भाई बड़ू सा हो जा। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देख के समझ में आ जा रहा है, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, इसका हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, तो भाई ये अपने लिए क्या है, ये देखो हाईएस्ट इंडेक्स इसका 2 है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, भाई ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो x3 हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, तो नहीं है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो उसको थोड़ा सा बड़ू सा कर देता हूँ, जिसके कारण आप लोगों को हो सकता है दिखे। कौन सा आंसर है अपना, ये। अगला क्वेश्चन, इफ द रूट्स, इससे बड़ा कर दें हम इसको, इफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल आपको पता है, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ओके। रियल और इक्वल जब भी रहता है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac इक्वल टू 0, ओके। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें कंपैरिजन, यहाँ जो रहता है वो a की वैल्यू होती है, यहाँ जो होता है b की वैल्यू होती है, यहाँ जो होता है c की वैल्यू होती है, ओके। तो a की जगह पे कितना है, a की जगह पे कुछ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर, भाई ये b है ना, सॉरी ये b है, b की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर, a की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, 1, और c की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, k। ये देखो c की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, k, यही तो अपने को फाइंड करना है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस 4 1 4, 4k, -4 के इक्वल की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अपने को k निकालना है ना, तो ये 4 को हटाना पड़ेगा, 4 को हटाना पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ में फिर से एक बार पहले लिख दूं, पहले मैं एक बार फिर से लिख दूं, तो जिससे आपको यहाँ डायरेक्ट पता रहेगा। अब ये देखो 4 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
4 वन सा 4, 4 वन सा 4, मतलब k इक्वल टू कितना आ गया 1, k इक्वल टू 1 है। अब अगला क्या लिखा हुआ है, पहले इसको हम बड़ू सा कर दें थोड़ा। चलो भाई ऊपर जाओ। What is the value of discriminant for the quadratic equation x square minus 2x minus 3 equal to 0? तो x square minus 2x minus 3 equal 0। अब क्या लिखा हुआ है, what is the value of discriminant? डिस्क्रिमिनेंट का आपको पता है क्या होता है, वही फिर से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे लिए यहाँ जो नंबर होता है, जो कोएफिशिएंट होता है a होता है, ये b होता है, ये क्या होता है c होता है। अपने को इसके अंदर इतना मतलब जब इक्वेशन क्वेश्चन आए तो ऐसे लिखना है कंपेयरिंग विथ, बट यहाँ हमें क्या करना है, एमसीक्यू बताना है, ए आंसर है, बी है कि सी है कि डी है। तो फटाफट आपको करने आना चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू देखो कितनी दी है -2, तो -2 का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1 है। सी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, -3 है। अब देखो -2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ये देखो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 4 वन सा 4, 4 थ्री सा 12, एंड 12 प्लस 4 16 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गया, 16। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना है 16, ये हमारा आंसर 16। अब चलते आगे, अगला क्वेश्चन, प्लीज हम इसको बड़ू सा कर दें थोड़ा। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स -3 एंड -5। रूट्स तो दो रूट्स दिया, देखो अल्फा ले लो, दूसरे को क्या ले लो, बीटा ले लो, और ये सभी इक्वेशन बनाए हैं। तो आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। आपको दो रूट्स दिया तो यही वाला आपको दिख रहा है, ये सभी क्वेश्चन इक्वेशन बनाए हुए हैं। तो पहले वाले को अल्फा ले लो, दूसरे वाले को बीटा ले लो, अब रखना है बस उसके जगह पे। चाहिए तो आप इस साइड से सॉल्व भी करके रख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना दिया है, -3, बीच में क्या है प्लस, बीटा कितना दिया है -5। देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 और माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन। तो ये हो गया, और साथ में अपने को ये भी चाहिए ना, प्रोडक्ट भी चाहिए दोनों का। तो क्या है -3 इंटू -5, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों मिल गया। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -8x आई है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 15 आई है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, इधर भी दो माइनस एक साथ है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखो कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। हाँ ये देखो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 27 इक्वल 0 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो कभी भी वन ऑफ द रूट्स आए, वन ऑफ द रूट्स आए मतलब जो दिया हुआ है ना वो x की वैल्यू, ये x y जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसकी वैल्यू दी है, और उस वैल्यू को पुट करके हमें ये k फाइंड करना है। तो वन ऑफ द रूट्स मतलब जो ये वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी है, तो पुट x इक्वल टू कितना दिया है 3। इक्वेशन लिख दो, x स्क्वायर माइनस kx प्लस 27 इक्वल 0। x की जगह पे कितना पुट करना है 3, x की जगह पे कितना पुट करना है 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9 है, 3 का स्क्वायर 9। इसको मैंने आगे बस ऐसे ही रख दिया, अच्छा लगता है, प्लस 27 इक्वल टू 0। अब देखो गाइस ये दोनों प्लस प्लस है, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 20 प्लस 27 प्लस 9, ये हमारा कितना हो जाए 36, प्लस 36 इक्वल 0। ये देखो ये भी प्लस था, ये भी प्लस था। अब मैं क्या करूंगा, प्लस 36 को इक्वल की साइड लेके जा रहा हूँ, या तो -3 को भी इक्वल की साइड लेके जा सकता है, आपकी जो मर्जी करे, जो भी मर्जी करे। तो प्लस 36 को मैं उस साइड लेके चले जाता हूँ, चलो प्लस 36 को इक्वल की साइड लेके गया तो -36 हो गया,
देखो प्लस था ना, इक्वल के साइड का तो माइनस, अब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो गए। 3k इक्वल टू 36। अब 3 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड का तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, k इक्वल टू 12। k इक्वल टू 12 दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये देखो आगे। अगला 7, बड़ा करो बड़ा करो बड़ा करो बड़ा करो ये। हाँ हाँ, बच्चे वाला क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज ऑलवेज 2। ओके, अब आ गया हमारा अगला अगला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर का आई थिंक ये लोग ने ये नहीं दिया है क्या, एक बार चेक कर लो। तो मेरे शेर लोग ये लोग भूल जाते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन का इन्होंने दिया नहीं है इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ खुद से लिख लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो मैं लिख लिख के सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा इतना एडजस्ट कर लेना आप लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग स्लाइड लगता भूल गए डालना। स्लाइड डालना भूल गए तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है 1 मार्क्स का, ये आ सकता है सॉल्व करने के लिए कि 4y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल -7। और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के हमें ए बी सी फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा होता है। ओके, अब यहाँ y लिखा है तो यहाँ y भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट अपने को 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फटाक से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको ले लेते हैं, मतलब एक साइड 0 रहता है, एक साइड कुछ नहीं रहना चाहिए, मतलब कि हमारा राइट हैंड साइड कुछ नहीं रहना चाहिए, तो इस साइड 0 रहना चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा तो +7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब इसमें से ए बी सी निकालना है, तो ऐसा लिखोगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ y वेरिएबल यूज किया तो y स्क्वायर लिख दो। ओके, यहाँ y लिख दो। अब a के जगह पे क्या है, ए बी सी फाइंड करना, a के जगह पे 4 है, b के जगह पे -3 है एंड c के जगह पे 7। ओके, हो गया ये। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगला क्वेश्चन, अगला अपने को दिया हुआ है। ओके, हाँ अगला एक और ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब लिखने का बहुत टाइम नहीं, पूरा बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुन लेना। राइट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स p माइनस 5 और हमारा दूसरा क्या दिया p+3 इक्वल 0। अब हमें इसका रूट्स निकालना, रूट्स मतलब p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो p-5 फिर p+3। देखो जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते थे तो हमारा लास्ट में ये मिलता था और हम दोनों साइड 0 क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो बस ऐसा ही करना है, दोनों साइड 0 बांट दोगे, ये बोलेगा 0 मेरा भी है, इसका भी है और इसका भी है। तो p+3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू -5 इक्वल के साइड आएगा तो +5 हो जाएगा और p इक्वल टू -3 हो गया। तो अपने को मिल गया। तो p का रूट्स क्या मिल गया, 5 और -3 हो गया। अब अगला क्वेश्चन एक और, भाई तो इतना जल्दी क्यों आ जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ a इक्वल 1, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, b इक्वल 4 एंड c इक्वल कितना है -5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर -4ac। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। भाई क्या ही है, डिस्क्रिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू कितनी दी है 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी दी है 1 एंड c की वैल्यू कितना दी है -5। 4 का स्क्वायर 16। देखो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस माइनस प्लस। ओके, एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 4 1 4 4 5 20। ओके, 21 30 और ये 6 36, ये हो गया हमारा 36।
ओके, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ बी स्क्वायर क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे हैं, फोर्थ। बी स्क्वायर आ गया भाई, बी स्क्वायर माइनस, इसको क्या हो रहा है, नजर लग गई जब इतना हम लोग लिख रहे हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये दिया है, एंड दूसरा कंडीशन दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके इज लेस देन 0, ओके लेस देन 0, देन राइट द नेचर ऑफ रूट्स। अरे भाई ये देखो, अगर ये 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा इसका आंसर आता है, 0 से बड़ा इसका आंसर आता है तो ये रियल होता है, ओके रियल होता है। और अगर यहां 0 से छोटा आ रहा है, रियल एंड अनइक्वल लिखते हैं लोग, बट मैं एक चीज याद रखो, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को एक चीज याद रखोगे तो भी चलेगा। तो 0 से बड़ा आ रहा है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चीजें रियल होती है। क्या होती है, रियल। पॉजिटिव चीजें हमेशा रियल ही होती है। अब जहां 0 बड़ा है मतलब ये वाला नंबर क्या छोटा है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या है, नॉट रियल, नॉट रियल। हो गया क्या ही था। अब मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, एक क्वेश्चन और है वो भी हम लिख ही देते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। m माइनस 6 इक्वल 9, तो m स्क्वायर ये हो गया 6m इक्वल 9। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको प्रदीप सर ने अभी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड हमेशा 0 रहता है, तो हमें एक साइड 0 करना है तो इसको अंदर लेना पड़ेगा। ई आ जा अंदर, आ गया, और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर, नहीं है। ओके, तो मैंने ये भी करवा दिया, ये अच्छा आगे पीछे लिख दिया मैं। अब एपी का काम कर लेते। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, बहुत डर लगता है कभी कभार। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि बहुत बड़े बड़े वीडियोस हम बनाते हैं, जब कंप्लीट हमारा टारगेट रहता है एक ही बार में बच्चों को सब दे दे, तो बहुत बार वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप समझ सकते हो क्या दर्द होगा। तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 सेट द कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस भाई बहुत सिंपल है, इसको आप पीछे वाले को आगे वाले से माइनस कर दो। ये देखो लाइट चली गई, तो वैसे आपको दिख ही गया लाइट किस तरह से उड़ गया है। ऐसा ही होता रहता है, प्रॉब्लम ऐसे ही रहता है, पर हम हार नहीं मानेंगे, पूरा करवा के देंगे हम। सो गाइस क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 सेट द कॉमन डिफरेंस। भाई बस सेकंड वाले को पहले से माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पीछे वाले को आगे से माइनस कर दो 2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस फिर से कॉमन डिफरेंस, सेकंड वाला -4 है और पहला उसके पहले वाला 0 है। -4 को 0 से माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा, तो इसका आंसर ये आ गया। इसके बाद फॉर एन AP 5 12 19 16 ए मतलब ये पहला वाला ए इक्वल टू 5, तो इसका आंसर आ गया D। ओके, अब चलते, हाँ 5 है ना, हाँ। इसके बाद अ सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर लाइक द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड। अगर नंबर्स को हम डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। पहला टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पहला टर्म तो हमें डायरेक्टली -2 दिया हुआ है, हमें इसके बाद के 3 टर्म और निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस -2 दिया है। अरे भाई ये देखो -2 में फिर से प्लस कर दो, इसको फटाफट करना पड़ेगा, ये MCQ, इसको सॉल्व करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला टर्म -2 दिया है, इसमें ये जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 हो गया। अब तीसरे टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा -4 है, फिर से इसके अंदर डिफरेंस को प्लस कर दूंगा, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है -2, वैसे अब दिख गया होगा आंसर, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखो आंसर दिख ही रहा है यार, ये देखो पहला टर्म -2, दूसरा टर्म -4, तीसरा टर्म -6 एंड चौथा टर्म -8 हो गया। चलो आगे, इसके बाद अगला क्या लिखा हुआ, 1 4 7 10 10 13 नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ
ऑफ दिस APR। अरे भाई ये देखो सब में गैप देखो, वन के बाद देखो 2 3 4, 3 काउंट कर रहे हैं ना, आगे 3 और ज्यादा काउंट कर रहे थे, इसमें भी 3 काउंट कर लो। इतना फटेगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, MCQ है। हाँ जो नहीं है, नो जो नहीं समझ में उसको सॉल्व करके चेक करो, बाकी को फटाफट करो। अब 13 14 15 16, तो पहला 16 है, तो कहाँ 16 दिखाई दे रहा है, 16 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 16 वहाँ यहाँ भी दिखाई दे रहा है, वहाँ भी दिखाई दे रहा है। 16 के बाद फिर से 17 18 19 मतलब ये है, हो गया A। ओके नेक्स्ट 2 टर्म मिल गया 16 एंड 19। इसके बाद अगला फाइंड D ऑफ एन AP whose first term are -3 and -4। D फाइंड करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स भाई, पहला 2 टर्म -3 और -4 है, और तो हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है यार। क्या है यार डिफरेंस को क्या करो, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर दो, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर दो। अगर डिफरेंस निकालना है तो जो सेकेंड दिया हुआ उसको फर्स्ट से माइनस करना, तो सेकेंड को फर्स्ट से माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 4 और 3 प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, तो -7 है। ओके अब अगला, इसको फिर से हम बड़ा कर दे, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके चलो अच्छा है। If third term and fifth term of an AP are 13 and 25 respectively, find its seventh term। ये MCQ में दिया हुआ है यार, ये तो थोड़ा बड़े क्वेश्चन में देना चाहिए था, एटलीस्ट 2 और 3 मार्क्स के लिए। चलो कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ द फिफ्थ टर्म्स कितना दिया है, सॉरी पहले थर्ड टर्म दिया है, तो पहले हम थर्ड टर्म देख लेते हैं। थर्ड टर्म आर 13, इसके बाद फिफ्थ टर्म कितना दिया 25। ओके और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द 7 टर्म्स। एक्चुअल ये क्वेश्चन बड़े में आना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, यहाँ में दिया तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो गाइस, ये फॉर्मूला आपको टर्म्स वाला फॉर्मूला T ऑफ n a प्लस n-1 d, ये याद होगा। पहले थर्ड टर्म की बात की है, ये थर्ड टर्म की बात है की है, तो फॉर्मूला इसी की तरह बनाएंगे। ये देखो a प्लस थर्ड टर्म है, n की जगह फिर 3 आएगा, तो 3-1 d। ओके तो 3 में से 1 गया तो 2d बचेगा। अब T ऑफ 3 की वैल्यू भी आपने को दी है, थर्ड टर्म की वैल्यू दी है 13, तो पहला इक्वेशन अपने को मिल गया a प्लस 2d इक्वल टू 13, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा इक्वेशन देखो, एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो थर्ड टर्म है तो यहाँ 2d हो गया, तो फिफ्थ टर्म है तो नया इक्वेशन, देयरफॉर अगला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, बस एक कम कर दो, a प्लस, जैसे थर्ड टर्म था तो इक्वेशन 2d था, तो फिफ्थ टर्म है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 4d, एक कम हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन आया तो वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये 2 और 3 मार्क्स के लाएगा, बट आ गया तो हम सॉल्व कर देते हैं ना यार, प्रदीप सर को टेंशन नहीं। अब गाइस हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इसमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं पता है, ये जो दोनों इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन को हम a प्लस 4d इक्वल 25, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, बड़े वाले इक्वेशन को मैंने ऊपर लिखा है, छोटे वाले इक्वेशन को मैं नीचे लिखता हूँ, और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये वाला वेरिएबल देखो इसका साइन सेम है, जब भी साइन सेम रहता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस किया, अगर माइनस किया तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस से माइनस से गए हो, 4d में से 2d गया तो ओनली 2d बचेगा, 25 में से 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, एंड 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 2d इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू 6, तो d की वैल्यू 6 आ गई। अब d की वैल्यू आ गई, अब अपने को क्या निकालना है, d की वैल्यू निकाल के अब हमें निकालना है a की वैल्यू, पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, ये आएगा ही नहीं 1 मार्क्स के लिए, समझ में आया, बट चलो आ गया तो हम सॉल्व कर लेते, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें ही पुट कर दो, चलो पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन लिख दो, इन गिवन इक्वेशन, इक्वेशन का नाम हमने दिया है ना, इन कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 13,
अब 6 हमें दिया हुआ है, देखो डी की वैल्यू 6 है तो 6 2 12 हो गया। अब 12 इक्वल किस साइड जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 13 में से 12 माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो ए इक्वल टू 1 आ गया, ए इक्वल टू 1 आ गया, डी इक्वल टू 6 आ गया। बट हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है 7 टर्म्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये भी बता दिया इसके अंदर फिर से। ए प्लस एन माइनस 1 डी, और हमें निकालना है 7 टर्म, तो हम लिखेंगे यहाँ 7। अब ए ऑलरेडी अपने को दिया है, ए इक्वल टू 1 लिख दिया, प्लस एन, एन ये जो रहता है वही एन रहता है, तो एन। डी कितना दिया हो, डी 6 है, 6 लगा दिया। 7 में से 1 गया 6, 6 6 जा 36, 36 और 1 37, 37 है क्या है। सो मैंने भी क्वेश्चन देखे नहीं है गाइस, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट सॉल्व किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आ गया तो हमने बोला कि यार क्या ही छोड़ने का, बच्चों को ज्ञान लेने से मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्ञान चाहिए ज्ञान। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन भाई टीचर ऐसा ही होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी है पट्टे से सॉल्व कर दे। अब फाइंड टी ऑफ 3 थर्ड टर्म इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन एन एपी। अरे भाई थर्ड नंबर पे कौन सा, बस डायरेक्ट यही 21 बी। ये क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का। अब आगे अगला क्या लिखा हुआ है, इन एन एपी सेकेंड नंबर पे कौन सा है, ये देखो ये वाला सेकेंड टर्म पूछा है, ये भी बी। क्लियर। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस क्या हो गया भाई, और चिंता करना पड़ेगा। Decide whether the given sequence 2 4 6 8 is an AP. Decide whether the given sequence is an AP. तो सबसे पहले यहाँ अब इसको सॉल्व करके दिखाना है। A इक्वल टू 2 एंड D डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है भाई, अपने को डिसाइड whether the given sequence an AP, AP प्रूफ करके देना है। तो AP प्रूफ करके देना है तो भाई सबसे पहले ये लिख दो A एंड T1 फर्स्ट टर्म मतलब 2 है। सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म अपने को 4 दिया हुआ है। थर्ड टर्म कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। एंड फोर्थ टर्म 8 दिया हुआ है। बस क्या करो, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करते जाओ। सेकेंड को फर्स्ट से 4 माइनस 2 2 आ गया। अब थर्ड को उसके आगे वाले से, बस पीछे वाले को उसके आगे वाले से माइनस करते जाने के। कितना 6 माइनस 4 2 आ गया। देन इसके अब फोर्थ ऐसा करके दिखाने का मेरे दोस्त। 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2 आ गया। और लास्ट में लिख देने का हियर द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये स्टेटमेंट लिख देना। इसके बाद अगला क्या है, फाइंड ए एंड डी फॉर एन एपी। ए 1 4 7 10 इसके लिए क्या फाइंड करना है, ए और डी। ए तो अपने को दिख ही रहा है, पहला जो टर्म होता है वो ए होता है, तो ए हो गया। अब डी निकालना है तो सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर दो। सेकंड कितना है 4 और फर्स्ट कितना 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 आ गया, हो गया। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दे रहे हैं कि क्या ही बोले। अब अगला, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट, अच्छा फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म, फॉर्मूला लिखना है यार। अच्छा समेशन वाला n/2 2a प्लस n-1d। एक समेशन वाला फॉर्मूला ये है और एक समेशन वाला फॉर्मूला ये भी होता है जिसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, t1 प्लस tn। ओके, सम वाला फॉर्मूला हो गया। आगे फोर्थ क्वेश्चन। भाई आजा मेरी गड्डी में बैठ जा। हो फाइंड t ऑफ n इफ a इक्वल 20 एंड d आणि d इक्वल टू 3। क्या बात है, तो a इक्वल टू 20 दिया हुआ है और d इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमें t ऑफ n फाइंड करना है। अब n की जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको भी कुछ नहीं लिखना है, जैसा दिया हुआ है ऐसे नहीं बोले सर आपने इधर n की वैल्यू नहीं लिखी है। भाई मैंने नहीं लिखी है, दिया ही नहीं है तो मैं कहाँ से लिखूंगा। a 20 दिया हुआ है
एन अपने को दिया ही नहीं है, और डी कितना दिया हुआ है, डी 3 दिया हुआ है। तो हम ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अंदर 3n हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा और प्लस 3n। तो ये हो गया हमारा टी ऑफ एन की वैल्यू। क्योंकि इसके अंदर एन की वैल्यू दी नहीं है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओके, फाइंड टी ऑफ 5, टी ऑफ 5, टी ऑफ 5 फाइंड करना है। इफ a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू -3, तो बहुत सिंपल है, फिर से वही फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, कितना लिखा है, कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म, तो 5 लिख दिया इधर। a की जगह पे कितना है 3 प्लस n की जगह पे कितना है, n की जगह पे 5, देखो यही होता है। और d की जगह पे कितना है डिफरेंस, -3, -3 है ना, -3। देखो सबसे पहले 5 में से 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 माइनस बचेगा तो 9 और माइनस का साइन। ये बिगर नंबर को माइनस का साइन दिया हो ना, एकदम सिंपल सा भाई, जो वैल्यू दी है ना बस उसको पुट करो, क्या ही करना है, सोचना नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। 5 में से 1 गया 4 बचा, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, हो गया काम खत्म, और बिगर नंबर को माइनस का साइन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टी ऑफ एन, टी ऑफ एन 2n minus 5 in a sequence, find its first two term, दो टर्म को फाइंड करना है। तो पहले n के जगह पे 1 लिखेंगे, और अगली बार फर्स्ट टू टर्म पूछा ना, पहले n की जगह पे 1 रखेंगे, फिर दूसरी बार n की जगह पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पहले 1 की जगह n की जगह पे 1 रख लिया, तो ये n की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बिगर नंबर को माइनस का साइन है। अब दूसरा सेकंड, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टू टर्म बोला है, फर्स्ट टू टर्म, तो पहला 1 लिया, अब दूसरा 2 ले लेंगे, इसके जगह पे 2 आ जाएगा, n के जगह पे 2 आ जाएगा, 2 2 4, 4 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, और हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस t ऑफ n 2n प्लस 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब बस पहला ही, n की जगह पे 1 लो, फर्स्ट टर्म बोला है तो n की जगह पे 1 लो, 2 1 2 और 2 1 कितना है 3, हो गया काम खत्म। अगला, अगला क्या बोला है, फाइंड टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, क्या बात है बाबा, चलो फाइंड टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, टू टर्म्स, फिर से टू टर्म्स फाइंड करना है। तो n के जगह पे पहले 1 ले लो, ले लिया, 3 में से 1, 3 1 3, 3 में से 2 माइनस गया तो 1, ये पहला टर्म आ गया, और दूसरे टर्म की जगह पे n की जगह पे 2 ले लो, 2 ले लो, तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 में 2 माइनस आएगा तो 4 आ जाएगा, हो गया काम खत्म। 3 1 3, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 बचा, और दूसरी बार 3 2 6, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 बचा, हो गया। फर्स्ट टू टर्म बोला तो पहला n की जगह पे 1 ले लिया, दूसरा n की जगह पे 2 ले लिया, काम खत्म, भागे। अगला क्वेश्चन, तो भाई आज जो मेरी गड्डी में बैठ जाओ, फाइंड द कॉमन डिफरेंस AP, कॉमन डिफरेंस क्या है यार, क्या है लपटू सा क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस, सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर दो, 0.6 माइनस 0.9, भाई वाह क्या बात है, ये तो बड़े नंबर ही, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, 0.9 में से अगर 0.6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0.3, बट बिगर नंबर को माइनस का साइन है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या दिया, फाइंड D,
फाइंड डी, टी ऑफ 9, टी ऑफ 9, टी ऑफ 9, एक मिनट में इसको, डी इक्वल, अपने को डी फाइंड करना है। टी ऑफ 9 इक्वल टू 23 दिया हुआ है और ए इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो चलो फाइंड करते हैं फॉर्मूला। टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी ऑफ एन, एन ये देखो ना 9 लिया, ये वाला जो है वो यही तो एन होता है, ये वाला ये वाला ये वाला। तो टी ऑफ 9 इक्वल, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ए कितना दिया हुआ है, ए 7 दिया हुआ है। एन के जगह पे कितना रखना है, एन के जगह पे 9 रखना है और डी तो फाइंड करना है। तो टी ऑफ एन कितना है 23, यहाँ 23 रख दिया हमने। टी ऑफ 9 सॉरी, टी ऑफ 9 कितना है 23। अब देखो 7 प्लस 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8 डी बचा। 7 को इस साइड लेके आ जाओ, 23 माइनस 7 इक्वल 8 डी। ओके, अब 23 में से 7 को माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 16 और 8 डी। अपने को डी फाइंड करना है ना, तो 8 कहाँ है, मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा डी इक्वल टू, ये डिवाइड में आ जाएगा 16 अपॉन 8, 8 टू जा 16। ओके, फिर से पी आ गया, पी आ गया। क्वेश्चन हम देख ले, ये हमारे टीम की कलाकारी है, इसको बोलते हैं कलाकारी। कलाकारी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में हो जाए मस्त वाला कलाकारी। प्रोबेबिलिटी, देखो आधा क्वेश्चन ही नहीं दिया है, एपी नहीं है प्रोबेबिलिटी है, समझ आ। फोर्थ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन यहाँ रीड करूंगा, आप बस सुन के रखना। ओके, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 4 है, जहाँ से मैं मत आना, समझ में आया कि नहीं, हमारी टीम बहुत चालाक है। तो यहाँ अपने को कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो 0.66, दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मतलब बी वाला जो दिया 1.5 दिया हुआ है। देन इसके बाद जो सी दिया हुआ है, मैं चलो 3 लिख रहा हूँ समझ जाना, वो 0.15, एंड जो हमारा डी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.7। कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है भाई, प्रोबेबिलिटी यही नहीं, समझ में आया, 1 से बड़ा नहीं होता, समझ में आया कि नहीं, 1 से बड़ा नहीं होता, तो हमारा ये सब प्रोबेबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन अगले से सही दिया हुआ है कि नहीं, हाँ दिया हुआ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑफ ए इक्वल 5, पी ऑफ ए इक्वल 1/2, 1/2 ही है ना, एन ऑफ एस क्वेश्चन मार्क। अब देखो गाइस, प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ उसके जगह लिखते जाओ। पी ऑफ ए 1/2 है, लिख दिया। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और अपने को निकालना है एन ऑफ एस। तो डिवाइड में ऐसे ही रहता है, इसको इस साइड लेके आ जाओ मल्टीप्लाई में, और याद रखो ये डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई, नीचे वाला इक्वल की इस साइड जाता हो तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे 2 है तो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 5 2 10, 10 10 10 10 10 10। हो सकता है ये दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर दूं, ये देखो अभी दिखेगा, दिखा। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, when a dice is thrown the number of sample space in a sample point in the sample space are। जब डाइस को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना बनेगा, डाई 6। ओके 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो आप सभी को पता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्लेइंग कार्ड, एक पैक के अंदर प्लेइंग कार्ड कितने रहते हैं तो आप सभी को पता है 52, डी हो गया खत्म। इसके बाद अगला भाई आगे जा, हाँ क्या लिखा हुआ है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 50 इज द प्राइम नंबर। तो 1 से 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। इस याद रखना, क्योंकि आपको सॉल्व करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, और सॉल्व करके दिखाना तो आपको पता है। प्राइम नंबर मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं होता, वर्ड नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट होता है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, समझ में आ रहा है, 7 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, ऑड नंबर है 9, समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे 9 को प्राइम बोलते हैं। ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए या 1 के टेबल और किसी के टेबल में ना, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 9 में भी आता है, 3 में भी आता है, समझ में आया। तो 9 और 1 के अलावा किसी में नहीं आना चाहिए। तो 9 प्राइम नहीं है, ऑड नंबर है। अपने को प्राइम पूछा 11 ये प्राइम है, क्योंकि 11 बस 11 में आता है और 1 में आता है। तो ऐसे 1 से लेके 50 तक टोटल मिला के 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो हमें उसका प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो टोटल जो हमारा आंसर आता है कितने होते हैं, तो 15 होता है। और टोटल कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल का होता है, तो 1 से 50 मतलब टोटल 50। ओके, कितने प्राइम नंबर रहते हैं उसको ऊपर लिखने का। ये फटाफट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए फटाफट सॉल्व किया जाता है, जो फटाफट सॉल्व कर सकते हो कर देने का। तो कितने प्राइम नंबर उसको हमने ऊपर लिया और टोटल कितना 50 नीचे लिया। तो 5 3 15, 5 10 50, तो 3/10 ये आ गया। अगला क्वेश्चन, चलो इसको हम कर देते हैं थोड़ा बड़ू सा। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शो द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। अरे भाई ये देखो, ये तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट दिख रहा है, बच्चा भी बता देगा। 0.83, बाकी 5 8 है, 4/5 को भी डिवाइड करके देख लो, 0.4 समथिंग है। 5 अरे 0.4 के आसपास आएगा, नहीं 0.8 के आसपास आएगा, और वो भी करके देख लो, वो भी छोटा आएगा, परसेंट 48 भी छोटा आएगा। तो हमारा आंसर यही सबसे बड़ा यही है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अगला, when 2 dice are thrown the number of sample 2 dice, 2 डाइस करते तो आपको पता है ना यार, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा करके। तो टोटल मिला के तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 ऐसा 2 डाइस थ्रोन करेंगे तो टोटल कितना होता है, 36 हो जाता है। आगे ये सब याद रखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ मैं। क्या हो गया, हैंग हो गया। आगे क्वेश्चन ही नहीं दिया है। ये क्या है ये, गजब गजब गजब। ठीक है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिर आगे वाला मैं कट करके फिर अभी मुझे लगाना पड़ेगा। क्या अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, राइट अ सैंपल स्पेस इफ 2 कॉइन आर टॉस। अगर 2 कॉइन हम एक साथ टॉस करते हैं, 2 कॉइन एक साथ हम टॉस करते हैं, चलो भाई फटाफट टॉस कर दो। अगर 2 कॉइन हम एक साथ टॉस करते हैं, क्या लिखा हुआ है, when 2 कॉइन आर टॉस्ड, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये होगा। ये तो ऐसे भी आपको पता ही होगा, कितना होगा 4। अगर 2 कॉइन हम टॉस करते थे, क्वेश्चन ये है, ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन और क्या आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन है राइट द सैंपल स्पेस व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। अगर सैंपल स्पेस क्या होगा जब हम डाई को थ्रो करेंगे, एक डाई को, तो सैंपल स्पेस आप सभी को पता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो 6 क्लियर। अब सैंपल स्पेस, वैसे नंबर बस सैंपल स्पेस बोला तो बस ये लिखोगे तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ सेट ऑफ 25 कार्ड्स each card bears only one number from 1 to 25। 1 to 25 मतलब 1 से लेके 25 का सेट दिया हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। भाई बहुत सिंपल है, देखो सैंपल स्पेस पूछा है, सैंपल स्पेस में सब कुछ लिखते हैं। अपने को बोला है 1 से लेके 25 तक, तो सैंपल स्पेस में पूरा 1 से 25 तक लिखा जाता है। 1 2 3 डॉट 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 लास्ट का 25, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। और अपने को सैंपल स्पेस पूछा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं पूछा है, फिर भी आप लिख दो सैंपल स्पेस मतलब पूरा टोटल। अब आगे 5th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नहीं अगला क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट 2 3 5 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन
235। इससे अपने को क्या बनाना है, 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, पर कोई डिजिट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 2 हम लोग नहीं ले सकते, 2 3 ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं। अब 2 का काम 2 का इसके साथ बना दिया, 2 का इसके साथ, 2 डिजिट वाला 2 हो गया। अब 3 नहीं कर सकते, 3 2 लेंगे और 3 5 लेंगे, हो गया। अब 5 वाला 5 2 एंड 5 3 हो गया। अब नंबर ऑफ सैंपल्स पे सबसे पूछा ही नहीं है तो क्यों लिखने का, जाने दो। फिफ्थ, राइट द इवेंट इन द सेट फ्रॉम द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ वन डाइस इज थ्रोन, इफ वन डाइस इज थ्रोन द नंबर ऑफ 10 द अपर फेस इज इवन। अगर एक डाइस हम थ्रो करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, फिफ्थ। अगर एक डाइस में थ्रो करता हूं तो सैंपल स्पेस आप सभी को पता है, 1 2 3 4 5 6। बट अपने को क्या पूछा है, अपने को इवेंट पूछा है कि अपर फेस इज इवन। तो आप ए कंसीडर कर लेना इवेंट का नाम। इसमें से इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। नंबर किसी का नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी नहीं पूछा है, नंबर ऑफ इवेंट भी नहीं पूछा है, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ खत्म हो गया। अब मैं फटाक से कट करके इसको लगाता हूँ, फिर इसका रिसीवर मैं करेक्ट कर दूंगा। सो गाइस, अब हम आ गए फाइनेंशियल प्लानिंग पे। बट एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने एक बाय मिस्टेक, मैंने नंबर जो है ना फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोबेबिलिटी था उसका 4th बोल दिया है। और तो आप सभी को इतना पता रहे, नंबर थोड़ी चैप्टर का नंबर थोड़ी लिखने के लिए आने वाला है यार, आपको चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। फिर भी चलो मैं बता देना चाहता हूँ, ये 4th है, प्रोबेबिलिटी 5th है। अब देखो जीएसटी ऑन एलपीजी सिलेंडर। देखो जनरली अगर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ, घर के बारे में बोला जाए तो उस पर 5% लगता है। और अगर वही चीज अगर बिजनेस के लिए यूज होता है तो उस पर 18% लगता है। बट यहाँ दोनों चीजें दी है, बट हमें लगता है जहां तक ये घर के लिए पूछा होगा तो 5% को टिक कर देने का, समझ में आया 5% को। आगे, ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी एंड होल्डर एंड कंज्यूमर इज टर्म एज। आप देखो जीएसटी जिसके पास है और वो कंज्यूमर से, वो मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर है और सामने कंज्यूमर से भी वो ले रहा है, जीएसटी ले रहा है, तो यहाँ बिजनेस किसके, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट बेच रहा है कंज्यूमर को, तो बिजनेस टू B2C होगा। क्या होगा, B2C। क्योंकि बात जिसके पास जीएसटी नंबर होता है उसको बोलते हैं बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है। और जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है भाई, अपना कंज्यूमर है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर दोनों के पास जीएसटी नंबर है, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे को दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो दोनों बिजनेस टू बिजनेस होंगे। बट यहाँ प्रोडक्ट जिसको दे रहा है वो कंज्यूमर है, बस उससे जीएसटी ले रहा है, अब वो कहीं और अपना नहीं कर सकता, तो इसलिए बिजनेस टू कंज्यूमर आएगा, B2C आएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। If the face value of the share is ₹100, market value is ₹50, the rate of brokerage 0.5, the selling price of 1 share। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ जो गिवन लिखा वो लिख देता हूँ। क्या लिखा हो, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है ₹100, फाइन नहीं बना देता हूँ डायरेक्ट, ₹100। इसके बाद मार्केट वैल्यू कितना है, ₹150। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है, 0.5%। और अपने को फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। आप सभी को पता है कोई चीज अगर हम सेल कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर से क्या होगा, याद रखना, उसके अंदर से ब्रोकरेज माइनस हो जाता है। अगर कोई चीज मैं खरीद रहा हूं तो ब्रोकरेज प्लस हो जाता है, बट अगर कोई चीज बेच रहा हूं तो ब्रोकरेज माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा, मैं निकालता हूं कि ये जो परसेंट में दिया हुआ है, ये देखो परसेंट में दिया हुआ है कि भाई मैं आपसे ना 0.5% ब्रोकरेज लूंगा। पर भाई 0.5% होता कितने यार, पहले ये बताओ। तो इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पहले मैं निकालूं, क्योंकि मुझे रेट में दिया हुआ है। तो ब्रोकरेज हमेशा याद रखो, ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू। तो 0.5 अपॉन 100% दिया हुआ, इसने 100 ले लिया, इनटू मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 150 है। तो भाई एक डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसलिए यहां से एक 0 गायब हो जाएगा। ये हो गया 5 × 15 अपॉन 100। ओके, 15 5 75 अपॉन 100, और 2 0 नीचे दिया हुआ है, तो ऊपर 2 डिजिट के पहले लगा दो डेसिमल। ये हो गया 0.75 आपका आ गया अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब आपको फाइंड करना है कि वो प्रोडक्ट आप कितने में सेल करोगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर,
तो एक शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना था, मार्केट में वैल्यू था 150 रुपीज, और जो आपको ब्रोकरेज देना है वो ब्रोकरेज देना है 0.75। भाई अगर देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि 150 में से अगर 0.75 माइनस करोगे तो आपका 149.25 बचेगा, और ये मेरे ख्याल से दिया होगा, ये देखो, और ये चाहिए तो माइनस करके आप देख लेना। अब आगे, इफ द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच आर परचेज फ्रॉम मार्केट वैल्यू ₹130, देन द सम इन्वेस्टेड। देखो गाइस, मार्केट वैल्यू ₹130 दिया हुआ है, देन इसके बाद फेस वैल्यू कितना दिया, और ₹100 दिया हुआ है, और हमें सम इन्वेस्ट फाइंड करना है, कितना इन्वेस्टमेंट मतलब दोस्त ने अपना किया है, जो भी दोस्त होगा अपना दोस्ती है ना। तो याद रखो, कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में जितने का मिल रहा है उतने से करते हैं, मतलब मार्केट वैल्यू पे करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पे। तो यहां रखो सम इन्वेस्टेड, प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू पे बिकेगा ना, मार्केट में कितने का मिल रहा है, तो सम इन्वेस्टेड, तो मार्केट में उसका प्राइस कितना है 130, और कितना शेयर खरीदा है 70। देखो ये तो उल्लू बनाने के लिए अपने को दिया है, 13 7 91, 9100 रुपीज दिया है, इसके अंदर दिया है, हो गया। अगला, अब क्या दिया, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100, फेस वैल्यू ₹100, मार्केट वैल्यू ₹90, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 20% है रेट ऑफ डिविडेंड। अपने को निकालना है डिविडेंड पर शेयर। फिर से गाइस याद रखो, ये जो डिविडेंड दिया परसेंट में दिया है, और डिविडेंड हमेशा कंपनी देती है, तो कंपनी जब देती है तो हमेशा फेस वैल्यू पे देती है। याद रखो कि स्टार्टिंग में उस शेयर का प्राइस जो कंपनी ने डिसाइड किया, तो डिविडेंड हमेशा किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे। याद रखना, डिविडेंड कहाँ निकलता है, फेस वैल्यू पे। तो ये परसेंट पे दिया हुआ है, हमें पूछा है कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड बोलेंगे, मैं कंपनी बोलेगा मैं आपको 30% डिविडेंड दे रहा हूँ, बोले सर पैसे में बताओ ना सर कितना, तो उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब देखो, डिविडेंड 20% डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू, मैंने बोला डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, तो परसेंट है 20/100 इनटू फेस वैल्यू कितना दिया हुआ 100 गए हो ₹20 पर शेयर। डिविडेंड कितना है 20 रुपीज, तो ये हो गया बी। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन मोबाइल फोन इज 12%। चाचा बुला रहे, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन मोबाइल फोन इज 12%, द रेट ऑफ सेंट्रल जीएसटी। देखो, रेट ऑफ जीएसटी ऑन मोबाइल फोन इज 12%, जीएसटी 12% है, तो अपने को सेंट्रल जीएसटी पूछा है, मतलब सीजीएसटी पूछा है। तो आपको पता है जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एचजीएसटी और सीजीएसटी, तो दोनों हाफ ऑफ हो जाता है 6%, 6%। तो सेंट्रल जीएसटी कितना होगा 6%, मतलब डी। अगला, इन जीएसटी ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड बाय गिवन न्यूमेरिकल कोड। ओके, जो न्यूमेरिकल कोड रहता है वो किससे डिसाइड किया जाता है, एचएसएन कोड। ओके, क्लियर। अब आगे, इफ मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू, जितने का फेस वैल्यू था उतने का ही मार्केट में भी उसका वैल्यू है, मतलब शेयर इज एट पर, जितने का था उतने का ही है। व्हेन द ट्रेडर कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, ट्रेडर जब सेल करने के टाइम जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, सामने वाले से ले रहा है, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं, आउटपुट। जब ट्रेडर देता है तो इनपुट, पर ले रहा है तो आउटपुट टैक्स। इसके बाद ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो वैसे क्वेश्चन तो मैं रीड ही कर रहा हूँ। ओके, फेस वैल्यू लेस देन मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू जब कंपनी ने शेयर रिलीज किया था तो कम था, पर मार्केट में उसका प्राइस आके बढ़ गया, मतलब शेयर भाई बहुत प्रीमियम है। शेयर इज एट, क्या हो गया भाई, शेयर इज एट, ये इसको क्या, प्रीमियम इतना हो गया कि झटका लग रहा है, शेयर इज एट प्रीमियम। इसके बाद गाइस अगला डायरेक्ट बाय डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी फेस वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू जो था जितना कंपनी ने डिसाइड किया तो उससे कम मार्केट में बिक रहा है, तो भाई कंपनी ना थोड़ा बोलती है यार मैं डिस्काउंट पे दे रही हूँ, तो शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट।
ओके, अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन, फटाफट फटाफट। अब मैं इसको फटाफट जो सॉल्व करने वाला हूँ उसको कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व करवा दूंगा। ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको आता ही होगा, अपने जीटीएन इतने स्ट्रांग तो है, मुझे पता है। Surya Electronics sold a washing machine, said to a customer, the rate of GST in washing machine is 28%. Then find the rate of CGST and SGST. देखो guys, rate of GST 28% दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 28% दिया हुआ है। तो रेट ऑफ CGST इक्वल टू कितना आपको पता है ना? अब क्या होता है, ऐसे लिख देता हूं मैं, चलो, रेट ऑफ SGST। ये दोनों जीएसटी का हाफ होता है, रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना? 28/2, तो 14% आ गया। दोनों यही पूछा है ना, तो CGST और जीएसटी का हाफ होता है, तो 14%। अब अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम। तो रेट ऑफ CGST ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इज 9%। तो जो लिखा हुआ इसको लिख दो, रेट ऑफ CGST equal to 9% and the rate of GST और रेट ऑफ SGST। सिंपल सी बात है, अगर रेट ऑफ GST यहां से लिख देने का, रेट ऑफ CGST इक्वल रेट ऑफ SGST। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी 9% है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ SGST। ओके, तो अपने से यही पूछा है। अब जीएसटी पूछा है, रेट ऑफ जीएसटी। अब तो लिख के करना अच्छे से, ऐसा प्लस करके दिखाना है, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। पर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 + 9, तो कितना होगा? 18%। जितना देखो CGST उतना SGST, और GST क्या होता है? दोनों का प्लस, 9 + 9 18%। आगे, द टैक्सेबल वैल्यू the taxable price of water purifier is rupees 8,000। taxable price कितना है? रुपीज 8,000। अब रेट ऑफ CGST कितना है? 6%। रेट ऑफ CGST कितना? 6%। फाइंड द टोटल GST प्रिंटेड एंड टैक्स इनवॉइस में टोटल GST कितना दिया होगा? तो गाइस सिंपल सी बात है, 6% है, तो अपने को GST पूछा है, तो पहले रेट ऑफ GST हम लोग देख लेते हैं। देयरफॉर रेट ऑफ GST, इसमें CGST दिया है ना, तो हमें को रेट ऑफ SGST प्लस रेट ऑफ CGST ओके, तो ये 6% प्लस 6%, टोटल 12% हो गया। अब रेट ऑफ GST 12% है, बट अपने से क्यों क्या पूछा है कि GST कितना प्रिंट, टोटल GST कितना है, अमाउंट ऑफ GST कितना है? अमाउंट ऑफ GST, तो अमाउंट ऑफ GST मेरे दोस्त, क्या हो रहा है भाई? हो जा, नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ करता हूँ। अब अमाउंट ऑफ GST, GST टोटल जी, देखो GST हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे निकालते हैं, तो 12% GST ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 12% ऑफ वैल्यू। ओके, अब 12% दिया तो अपॉन 100 हो गया। टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया? टैक्सेबल वैल्यू 8,000।
जीरो जीरो गई हो, कितना हो गया 960। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 960, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 960। चलो आगे, यही टैक्स इनवॉइस पे दिया होगा, अपने को प्रोडक्ट का वो सब कुछ नहीं दिया, बस जीएसटी पूछा हुआ। अब आगे थोड़ा सा इसको हम बड़ू कर दें, क्या लिखा हुआ है, ऑन एन आर्टिकल सी जीएसटी 3.5%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, सेम आएगा 3.5%, इसको लिख देना। देन फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, भाई रेट ऑफ जीएसटी फिर से वही घिसी पिटी कहानी, 3.5 प्लस 3.5 मतलब परसेंट रेट पूछा है ना, तो अपने को थोड़ी अमाउंट पूछा, परसेंट, तो 3.5 कितना हो जाएगा 7, 7%। ओके आगे, आगे तो अभी हमारा हो गया, कौन सा चैप्टर हो गया, फोर्थ भी हो गया, देखो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट भी हो गया, लीनियर इक्वेशन भी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया, देन इसके बाद थर्ड वाला जो चैप्टर हमारा था एपी हो गया, देन फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। अब एक चैप्टर बचा हुआ है, वो भी हम फटाक से कर लेते हैं। तो अब आगे चलते हैं, 6 वाला जो हमारा दिया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या दिया, फॉलोइंग द टेबल शो द परसेंटेज ऑफ डोनर एज पर द ब्लड ग्रुप, द सेंट्रल एंगल फॉर द ग्रुप ओ। तो ओ का अपने को पूछा है, सेंट्रल एंगल पूछा है, तो सिंपल से जब सेंट्रल एंगल हम फाइंड करते हैं तो हमें जो नीचे वाला दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, डिवाइड हम टोटल इसको प्लस करके करेंगे, 60 70 80 देन इसके 90 100, तो ये हमने इसको प्लस कर दिया है, इनटू सर्कल कितने का रहता है, सर्कल टोटल सेंट्रल एंगल पूछा तो सर्कल 360 का होता है। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 6 6 दा 36, तो 216 डिग्री सेंट्रल एंगल रहेगा ओ ग्रुप के लिए। ओके, जिसका पूछा है डिवाइड बाय टोटल इनटू सर्कल कितने डिग्री का, 360 डिग्री इनटू 360 आप करोगे तो पता चल जाएगा ओ ग्रुप का सेंट्रल एंगल कितना है 216। इसके बाद अगला, इफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट इज बजट ऑफ द फैमिली सोन एज द पाई ग्राफ द सेंट्रल एंगल फॉर क्लोथिंग इज, क्लोथिंग सेंट्रल एंगल किसका फाइंड करना है, क्लोथिंग का फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, देख लो क्लोथिंग का कितना है 1800, ये देखो, और इसको हम सबको प्लस करेंगे 24 12,000। ओके 12,000 और इनटू कितने का अपना सर्कल रहता है 360 का, तो 0 0 0 0 0 0 गया। अब 12 3 36 और 18 3 54 डिग्री बी। ओके आगे, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास मार्क बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, 50 to 20 मिडल, या तो आप 50 प्लस 20 करके भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 करके भी कर सकते हो, बट इतना याद हो जाना चाहिए बार बार करते करते। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो जो नंबर मिलेगा वो क्लास मार्क होगा। बट इतना बार सॉल्व करते करते हमें पता चल जाएगा एकदम मिडल में जो नंबर आएगा वो अपना क्लास मार्क है। तो 15 to 20 के मिडल में क्या आता है 17.5, तो ये हमारा क्लास मार्क है। इसके बाद अगला हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ए दिया हुआ है हमें, अज्यूम मीन दिया हुआ 57.5, इसके बाद समेशन और एफ आई डी आई कितना दिया हुआ है हमें -10 दिया हुआ है, इसके बाद समेशन ऑफ एफ आई कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है, देन मीन फाइंड करना है, हमें मीन फाइंड करना है। तो अगर यहाँ फॉर्मूला लूँ मैं, आपको पता है ये मीन अज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला है, तो ए प्लस डी बार होता है। ओके, डी बार का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो अपने को एफ आई डी आई -10 दिया हुआ है ये, ओके, और समेशन ऑफ एफ आई भी दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। ओके, ये 0 0 कैंसिल, कितना बचा -1/8। अगर -1/8 को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो आप सभी को आता ही होगा, डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है -0.125। ओके, क्योंकि ये डी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी, डी की वैल्यू कैसे निकलती है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ हम पुट कर देंगे, ए कितना है 57.5 प्लस
डी बार कितना है, -0.125। अब आप सभी को पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस, तो भाई फटाक से कर दो इसको माइनस। ये देखो आंसर तो आपके सामने दिख भी रहा है, 0.125 इधर है, 57.375। ये हो गया अपना आंसर। ओके, ये हो गया आंसर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। याद रखो डेविएशन होता है इसका, मीडियन, मोड और मीन। तो ये तो सेंट्रल टेंडेंसी में है, बट अपने को क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसका आंसर आएगा डेविएशन। आगे, इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मीन दिया हुआ है 34.9, और अपने को क्या लिखा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 1000 प्लस ए, सॉरी ये भूलना नहीं, आगे समेशन ऑफ एफ आई कितना है 30, और अपने से क्या पूछा है, ए की वैल्यू पूछी है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ मीन वाला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड वाला ही फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब इसके अंदर इतना सॉल्व तो करना नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जहां मुझे लग रहा है वहां आपको बता दे रहा हूं। मैं आपको ये हैबिट लानी पड़ेगी। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी दी है, देखो लिखा हुआ है 1000 प्लस ए, एंड समेशन ऑफ एफ आई, पाठक जी है, पाठक जी, समेशन ये 30। ओके, एक्स बार कितना है 34.9, मीन का मीन लिखा ना, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो 34.9। अब ए चाहिए तो ये डिवाइड में इस साइड आ जाएगा, 34.9 इंटू 30 इक्वल, अब गाइस देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहां से एक जीरो कैंसल, ये कितना हो गया इंटू 3, अब 9 3 27, 4 3 12, 13 14, then 3 3 9, 1 10। अभी 1000 प्लस में इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपने को ए चाहिए, ए चाहिए तो 1000 को भी हटाना पड़ेगा, तो ए इक्वल टू 1047 में से 1000 माइनस करेंगे तो 47 आएगा, तो ए इक्वल टू 47 है। ओके, हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन नेल्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ एज शोन बिलो द मीडियन क्लास विल बी। देखो गाइस, ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, जाके मीडियन का देखना पड़ेगा, इसमें सी ऑफ निकालना पड़ता है। ओके, इसमें सी ऑफ निकालोगे, आपको पता है सामने सामने ये देखो फा है, तो नीचे वाले नंबर के साथ प्लस करने का, जो नंबर आया यहाँ प्लस करने का, जो नंबर है यहाँ प्लस करने का, और जो भी यहाँ टोटल आया उसको डिवाइड बाय क्या करने का, डिवाइड बाय 2 करने का, और जो नंबर आएगा उसके जस्ट इक्वल और ग्रेटर देन देखने का कौन सा है, वही अपना मीडियन क्लास होगा। तो ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसके लिए आपको एक बार मीडियन वाला मेरा वीडियो जाके देखना पड़ेगा, बहुत प्यार से बनाया हूँ, ग्रीड टूल देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो ये तो आप समझ जाओगे। अब इसके बाद गाइस प्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है, वर्कर इन अ डिफरेंट फील्ड, द नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन इज, इसका आंसर देना है, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज 10,000। अपने को पूछा है कि नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन फील्ड में कितने वर्कर होते हैं। आपको पता है जिसके बारे में अपने से पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, पर जिसके बारे में पूछा है उसका आंसर दिया ही नहीं है ना, प्रोडक्शन फील्ड में कितने हैं तो उसको हमने एक्स लिख दिया, और टोटल वर्कर कितने हैं 10,000 है, उसको हमने नीचे लिख दिया, इनटू हमेशा जब भी हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं तो 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रोडक्शन का सेंट्रल एंगल ऑलरेडी अपने को आंसर दिया हुआ है 90, तो इक्वल टू हमने 90 यहाँ लिख दिया, ये देखो दिया हुआ है। इस स्टाइल से आप चीजें फाइंड कर सकते हो। तो देखो अपने को जिसके बारे में बोला हुआ है उसका तो आंसर दिया नहीं है, तो उसको हम ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं, और इनटू टोटल सर्कल कितना होता है 360 का होता है। ये करते हैं तो हमें क्या मिलता है सेंट्रल एंगल, बट इसके अंदर सेंट्रल एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने 90 यहाँ लिख दिया। अब इसको डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, तो 90 इंटू 10,000 अपॉन 360 इक्वल एक्स, ये 0 0 गए हो, 9 9 1 9 9 4 36, तो ये कितना बच्चा कितना जीरो आ गया यहाँ
x इक्वल टू ये 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 अपॉन क्या है 4। अब 10,000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो सभी को पता है 2,500 बचेगा, ऐसा थोड़ी। ओके 2,500 वर्कर प्रोडक्शन फील्ड में है। ओके ये हो गया हमारा एकदम सिंपल सा है। ये तरीका याद रखो यार, ये तरीका याद रखो, इससे आप सेंट्रल एंगल भी फाइंड, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर लिखने का, टोटल को नीचे लिखने का, इंटू 360 करने का। अगर सेंट्रल एंगल दिया है तो इक्वल टू उसको लिख दो, नहीं दिया तो अपने को समझ लो वही फाइंड करना होगा। अब आगे, क्लास मार्क इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूज्ड फॉर, भाई क्लास मार्क सबके लिए होता है, मीन के लिए भी, मीडियन के लिए भी, मोड के लिए भी, ऑल ऑफ दिस। ओके चलो, मतलब इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना ऑल ऑफ दिस होगा, ये वाला ये वाला आंसर। ओके अब आगे चलते हैं। The above data is to be shown by the frequency polygon, the coordinate of the point to the show number of student in the class 130 to 140। इसको समझने के लिए हमारा जाकर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखना पड़ेगा आपको, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। बट फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है, 110 है, 110 है, 1, तो आपको इतना कुछ समझना नहीं है। डायरेक्ट अपने को किसका पूछा है, कोऑर्डिनेट किसका पूछा है, 130 से 140। मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन को समझने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट रहता है, जो हम एक्स और वाई पे ड्रॉ करने के लिए बनाते हैं, तो एक्स वाला रहता है, एक वाई वाला रहता है। तो इसके अंदर से जो क्लास मार्क होता है वो हमारा एक्स होता है। तो इसके बीच वाला नंबर कौन सा हो गया, 130 टू 140, ये हमारा क्लास मार्क। इसके बीच वाला नंबर क्या है क्लास मार्क, ये होता है 135, तो ये हो गया एक्स वाला। और वाई वाला फ्रीक्वेंसी पे होता है, फ्रीक्वेंसी पे ये कितना 10, तो 135 और 10, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। देखो किधर दिया 135 10, 135 और 10 हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये याद रखना, ये पर एक बार वीडियो जाके जरूर देखना। अब अगला क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 55 टू 60। अरे भाई 55 टू 60 फिर से वही चीज। अब इसका मैं बताऊंगा नहीं, इसका आप मुझे बताना एकदम मिडल में। अगर नहीं किसी को करने आता हो तो 55 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 करना, आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी 55 और 60 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, मेरे को तो चाहिए भाई। अब आगे, राइट द मॉडल क्लास। मॉडल मॉडल मतलब मोड के बारे में, मोड वाला क्वेश्चन है मोड। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर है, ये देखो ये, तो ये हमारा क्या है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है 25 टू 30, 25 टू 30 क्या है हमारा मॉडल क्लास। जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसके ऊपर वाला मॉडल क्लास होता है। तो 25 टू 30 हमारा मॉडल क्लास है। इसके बाद, मार्क ऑफ द 60 स्टूडेंट इन अ क्लास आर tabulated below for the finding mode of the lower limit of the model class। tabulated below for the finding mode of the lower limit of the model class। lower limit, सबसे पहली बात फिर से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, ये देखो 16 है। अब इसके अंदर लोअर क्लास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास यहाँ लिख देने का, मॉडल क्लास 32 39। अब इसके अंदर लोअर क्लास अपने को पूछा है, तो लोअर क्लास हमारा लोअर क्लास ही पूछा ना, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल, लोअर लिमिट वही लोअर क्लास, तो कितना हो गया 30। क्लियर। तो सबसे पहले मॉडल ढूंढने का, मॉडल किधर है, मॉडल इसके अंदर है। आगे, और फिर से वही किसी भी टीप कहानी, ऑब्जर्व द एडजेसेंट पाई डायग्राम, इट शो द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग अ सिंगल इन अ टाउन बिटवीन 8 AM एंड 10 AM। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द कार। ओके, इट शो द परसेंटेज ऑफ नंबर, मतलब इसके अंदर परसेंटेज में दिया हुआ है, अपने को फाइंड करना है कि 30% मतलब कितना होता है, 30% मतलब कितना होता है। तो देखो ध्यान दो अच्छे से, 30% है, परसेंट को हमेशा डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू टोटल से। तो टोटल सर्कल का कितना होता है 360 होता है। E0 गया, E0 गया, E0 गया, E0 गया। अब सॉल्व कर दो, 6 3 18, 3 3 9, 1 10। ओके, 6 3 18, 3 3 9, 1 10, 108। उसका आंसर कितना आएगा 108। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द कार, तो 108। ओके क्लियर, 108 डिग्री। आप ये कर देना फटाक से, हो जाएगा आपका काम खत्म, समझ में। अब चलते हैं आगे। अगला, द टेबल गिवन बिलो गिवन द मार्क ऑफ 160 स्टूडेंट इन द स्कूल, 160 स्टूडेंट इन द स्कूल।
हाउ मेनी स्टूडेंट आर गेटिंग अबो 80 मार्क्स, कितने स्टूडेंट को 80 मार्क्स के ऊपर मिला है? तो ये देखो मार्क्स है, तो 80 के ऊपर कितने, ये 80 से लेके 100 तक वाला मार्क्स है ये वाला, तो इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? ये स्टूडेंट है नीचे, नंबर भाई ऐसे वाले बच्चे वाले क्वेश्चन। 24 और 10 कितना हो गया? 34। क्लियर? इसके बाद इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, मीन कितना दिया हुआ है? 8.1 दिया हुआ है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना दिया? 132 प्लस 5k दिया हुआ। ध्यान देना है, देखो अच्छे से, बहुत बार भूल जाते हो आप। समेशन ऑफ एफ आई कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ। और अपने से क्या पूछा है? के की वैल्यू पूछी है, के की वैल्यू पूछी है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट वैसे करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? देखो 132 प्लस 5k अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 20 और x कितना है? 8.1। अब क्या करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 132 प्लस 5k, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 0 कैंसल, 81 इंटू 2। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 8 2 16। अब ये इस साइड आ जाएगा, छोटा नहीं हो रहा है। अब माइनस करो, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 1 में से 1 गया 0, इक्वल टू 5k। क्या होगा? इक्वल टू 5k। अब थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, वैसे तो आप 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो 30/5 कितना हो जाएगा? 6, ये इक्वल टू 6 हो गया। ओके, और यहाँ गाइस हमने पूरा 1 से लेके कितनी कितनी प्रॉब्लम रहा है, कभी कितने बार लाइट गई भाई, कितने बार लाइट आ रहा है जा रहा है। और बीच में तो एक सीन ये भी हो गया था, मेरा माइक ही दूसरे बार जब रिकॉर्ड कर रहा था लाइट जाने के बाद तो माइक ही ऑफ हो गया था। इतनी सब चीजें होने के बाद भी फाइनली हमने पूरे के पूरे चैप्टर 1 से लेके 6 के 6 चैप्टर पूरा 1 मार्क्स के एमसीक्यू और 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा करवा दिया है। तो प्लीज एक बार पूरा अच्छे से देखो। देखो गाइस, एक चीज याद रखना कि क्वेश्चंस अगर इतना सब कर लोगे तो नंबर कैसा भी चेंज करके आए, नंबर कैसा भी है आप आराम से कर लोगे। बट ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो कि कैसे भी क्वेश्चंस आए आप आराम से दिमाग चला पाओ, लेकिन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे ऐसे सेम क्वेश्चन आ जाएगा, सेम क्वेश्चन, बट अगर ये सब कर लोगे तो नंबर चेंज करके आएगा, तो भी आप आराम से कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।